Hello everyone, this is Sushmita Sharma welcoming you all to my YouTube channel ASO Vlogs. I hope you all are preparing for your upcoming exams well. जैसा कि आप लोगों को पता है कि CGL 2022 के प्रेफरेंस फॉर्म आ चुके हैं। बहुत से लोग CSS को भी ऑप्ट करना चाह रहे होंगे, तो इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे CSS के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे CSS कैडर के बारे में, ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में, वर्क इन्वायरमेंट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, वर्क करना क्या पड़ता है एक एएसओ को उसके बारे में, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, बेनिफिट्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज के क्या हैं, गर्ल्स के लिए ये पोस्ट कैसी है, क्या यहाँ पर दिल्ली में रहकर सेविंग्स हो पाती है या नहीं, एंड एवरीथिंग जो आपके माइंड में चल रहा होता है सीएसएस को लेकर, हम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। एंड अल्टीमेटली मैं बताऊंगी कि मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था एंड अभी अप्रैल है, इस टाइम तक का मेरे सीएसएस को लेने के जो एक्सपेक्टेशंस थे वो फुलफिल हुए, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, एवरीथिंग। सो गाइस, सीएसएस ऑप्ट करने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है सीएसएस कैडर की रेपुटेशन क्या है। तो ये इंडिया की ओल्डेस्ट कैडर्स में से एक है एंड ये एक ऐसा कैडर है जहां से होल इंडिया गवर्न होती है। आपको कोर मिनिस्ट्री में काम करने का मौका मिल रहा होता है, आप वो फाइल्स हैंडल कर रहे होते हो जो पॉलिसी मेकिंग में काम आती है और काफी ग्राउंड रूट लेवल से आप काम कर रहे होते हो इंडिया के लिए। तो आपको एक ब्यूरोक्रेट वाली फीलिंग तो जरूर आने वाली है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। तो रिजल्ट के लगभग 1.5 महीने के बाद इसकी मिनिस्ट्री प्रेफरेंस आ जाती है। पहले ये मिनिस्ट्री प्रेफरेंस ट्रेनिंग के बाद आया करती थी, बट अब ये ट्रेनिंग से पहले आ जाती है। प्रेफरेंस भरने के लगभग 15-20 दिनों के बाद आपको पता लग जाता है कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है। उसके बाद आपको उस मिनिस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए 15 से 20 दिन का टाइम और दिया जाता है। अगर आप इस टाइम पर अवेलेबल नहीं हो ज्वाइन करने के लिए तो आप 6 महीने तक का एक्सटेंशन भी ले सकते हो। आप जब उस मिनिस्ट्री में जाओगे तो उस मिनिस्ट्री में आपको एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में रिपोर्ट करना पड़ता है ज्वाइनिंग के लिए। नाउ कमिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट, तो इनसाइड द ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड। डेस्क वगैरह एंड लिफ्ट, वॉल्स, टाइल्स, सारी चीजें क्लीन एंड नीट एंड क्लीन होती हैं। एंड अगर बाहर की भी बात करें तो ग्रीनरी काफी ज्यादा है, क्योंकि आपको जहाँ मिनिस्ट्री मिलती है मोस्टली सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में मिलती है, तो वो कोई रेसिडेंशियल एरिया नहीं है कि वहाँ लोग होते हो, भीड़ होते हो। वहाँ पे मोस्टली आपको गवर्नमेंट सर्वेंट ही मिलते हैं। प्लस आपकी जो ऑफिसेस होंगी वो इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, इन सब के पास होंगी। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का एक एनवायरनमेंट बहुत ही प्राउड सा होता है, आपको काफी अच्छा लगेगा। आप लंच के टाइम पे बाहर घूमने भी जा सकते हो लंच के टाइम, तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है। प्लस अगर हम बात करें तो अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आने वाला है कुछ सालों में, तो आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने का मौका मिलेगा। और मैंने ऐसा भी सुना है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो MNCs लेवल का है, तो आप समझ लो कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए। अब हम बात करते हैं कि एक ASO को ऑफिस में क्या काम करना पड़ता है। तो बेसिकली तो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का काम होता है। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग क्या होती है इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। बट हाँ, आपको ये सेक्शन पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। कभी कभी सीनियर्स के कॉल्स अटेंड करने पड़ते हैं एंड पब्लिक डीलिंग इसमें नहीं है। एंड आपको कभी कभी बहुत हाई लेवल लोगों के साथ, जैसे कि सेक्रेटरी लोगों के साथ में आपकी मीटिंग भी होती है एंड प्रेजेंटेशन भी देना पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क इन्वायरमेंट इनसाइड द ऑफिस। वर्क इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि एक ऑफिस में एक SO होते हैं जो कि पूरे सेक्शन का हेड होता है। उसके अंडर 2-3 SO काम कर रहे होते हैं एंड उसके अंडर DEO, JSA या SSA काम कर रहे होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क प्रेशर। तो बहुत से लोग कहते हैं कि बड़ी मिनिस्ट्रीज ले लेंगे तो हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा छोटी मिनिस्ट्रीज, तो मैं ये भ्रम आपका दूर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि वर्क प्रेशर कभी भी मिनिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता। वर्क प्रेशर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सेक्शन मिली है, कौन सा सीट मिला है एक्चुअली। क्योंकि छोटी मिनिस्ट्रीज में भी ऐसे सेक्शंस हो जाते हैं जहाँ पे रेगुलर बेसिस के काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट रिलेटेड काम, ऑनरेबल मिनिस्टर के रेफरेंसेस, VIP रेफरेंसेस आते हो, या फिर RTI के हैवी काम आते हो, तो ऐसे सेक्शंस में काम हमेशा लगता ही है। या फिर बड़ी मिनिस्ट्री में कुछ ऐसे भी सेक्शंस होते हैं जहाँ पे रेगुलर काम इतने नहीं आते। अब किसी किसी का डाउट होता है क्या सेक्शन चुनना हमारे हाथों में होता है, तो एब्सोल्युटली नॉट। आप सिर्फ मिनिस्ट्री चुन सकते हो, उसके बाद सेक्शन आपको ज्वाइनिंग के कुछ टाइम के बाद ऑफिस ऑर्डर से खुद वो लोग अलॉट करते हैं। बट अगर आपको हैवी सेक्शन भी मिली है तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही हैवी काम में रहोगे, फिर भी आपको टाइम मिल जाता है। मतलब इतना तो है कि आपको अपनी हॉबीज को परस्यू करने के लिए, अगर आप उसके साथ साथ कुछ करना चाह रहे हो
तो उन सब चीज़ों के लिए टाइम मिल जाएगा। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ आपको फुल फ्लेश्ड यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाएगा, बट हाँ आप अपनी हॉबीज को परस्यू कर सकते हो, एक वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली को टाइम दे सकते हो, ये चीजें आप इजीली कर सकते हो। तो गाइस नाउ कम टू प्रमोशनल एस्पेक्ट। तो प्रमोशन को समझने के लिए हायरार्की को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक मिनिस्टर का जो हेड, एक मिनिस्ट्री का जो हेड होता है वो मिनिस्टर होता है, जो कि इलेक्टेड एंटिटी होता है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करते, हम ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो एक मिनिस्ट्री का सबसे हेड होता है वो सेक्रेटरी होता है, देन उसके नीचे कभी कभी एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, देन उसके बाद डायरेक्टर होता है, देन डिप्यूटी सेक्रेटरी, देन अंडर सेक्रेटरी, देन सेक्शन ऑफिसर, देन एएसओ, देन उसके नीचे डीईओ, एसएसए एंड जेएसए होते हैं। आपका जो प्रमोशन है फर्स्ट वो सेक्शन ऑफिसर पर होता है, जो कि एक 4800 ग्रेड पे की जॉब है। इसके लिए एलडीसीई का एग्जाम होता है, लगभग 5 साल का टाइम लग जाता है अगर आप एलडीसीई क्वालिफाई कर लेते हो। तो सेक्शन ऑफिसर के बाद अंडर सेक्रेटरी एंड अबव, इनके लिए कोई एग्जाम नहीं होता। इसकी जो प्रमोशन है वो सीनियरिटी बेसिस पर होती है, बट हाँ आपकी इंक्रीमेंट लगती जाती है, आपके ग्रेड पे भी बढ़ते हैं। तो ये था प्रमोशन के बारे में। नाउ कम टू द बेनिफिट्स पार्ट। बहुत से लोग ऐसा मैसेज और कमेंट्स में पूछते हैं कि क्या हर मिनिस्ट्री के कुछ कुछ अपने अपने बेनिफिट्स है, तो ऐसा नहीं है। कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज है जिसमें कि स्पेशल कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि डिफेंस में आपको कैंटीन कार्ड मिलता है, जिसमें कि आप थोड़े से कम प्राइस पर शॉपिंग कर सकते हो। आईएनबी में कुछ प्रॉफिट्स है, जैसे कि आपको रेडियो कॉलोनी में जल्दी गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिल जाते हैं एंड आपको मूवीज की टिकट्स एंड ये सारी चीजें फ्री मिलती हैं। इसके बाद कल्चरल मिनिस्ट्री में अगर आप हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, तो आपको जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं इंडिया के बड़े बड़े, जैसे कि फिल्म फेस्टिवल मॉल, इन सब में जाने का भी मौका मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चल रहे हैं मिनिस्ट्रीज में, तो इसके तहत हर मिनिस्ट्री के लोगों को टूर पे भेजा जाता है, विजिट करने के लिए भेजा जाता है उन जगहों पर जहां पर कि उस मिनिस्ट्री का काम, कोर काम हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से हूँ, तो मुझे माइंस वगैरह को विजिट करने के लिए भेजा जाएगा। तो आप चिंता मत करिए, आपको टूर्स एंड विजिट्स ये सब कुछ करने का, सब कुछ का मौका मिलेगा। एंड नाउ लेट्स कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि मिनिस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट में काम कर रहे हैं, तो आपके पास क्या पावर्स होते हैं। तो सी पावर्स सिर्फ आपके नोटिंग ड्राफ्टिंग के थ्रू ही आपके पास है। जो आप लिखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि सारी फाइल्स आपसे ही शुरू हो रही होती हैं। एंड नाउ लेट्स कम टू फाइनेंसेस कि हाँ हमें जो सैलरी मिलती है क्या दिल्ली में रह करके वो सफिशिएंट है, क्या सेविंग्स हो पाती है या नहीं। तो सी अगर आप बहुत ज्यादा लेविशली खर्चा ना करते हो तो आप मंथली 30-35,000 तक बचा सकते हो, एनपीएस वगैरह सब चीजों को हटा करके, क्योंकि वो तो आपका इन्वेस्ट हो ही रहा है। बट हाँ अगर आप अच्छे से फाइनेंसेस एडजस्ट करना जानते हो, कि इन्वेस्टमेंट करना जानते हो एंड एवरीथिंग, तो आप इन पैसों को बढ़ा भी सकते हो। प्लस आपको सालाना बोनस भी मिलता है, ऑनरेरियम भी मिलता है, तो ये चीजें भी आपकी ऐड होती हैं। नाउ कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ये पोस्ट गर्ल्स के लिए कैसी है, क्या उन्हें यहाँ आना चाहिए, अपने स्टेट को छोड़कर यहाँ आना चाहिए या नहीं। तो जिन लोगों को एक सेटल्ड लाइफस्टाइल चाहिए उनके लिए सीएसएस बहुत अच्छी है, क्योंकि सीएसएस एक दिल्ली बेस्ड, लाइफ टाइम दिल्ली बेस्ड जॉब है, तो आपके ट्रांसफर्स नहीं होंगे, तो आप एक बहुत अच्छी फैमिली लाइफ एंजॉय कर सकते हो। प्लस गर्ल्स के लिए सीएसएस में ऑफिसेस में बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज बने हुए हैं उनकी सेफ्टी को लेकर के, विमेन के हरासमेंट को लेकर के, यानी कि आपको ऑफिस में बहुत सेफ फील होगा। एंड आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। लोग आपकी बहुत रेस्पेक्ट कर रहे होते हैं अगर आप एक विमेन हो तो ये बहुत अच्छी बात है। प्लस दिल्ली में मेट्रोज अवेलेबल हैं, तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है ट्रैवलिंग वगैरह को लेकर। अगर आप नाइट में लेट भी हो जाते हो तो आप थ्रू मेट्रो इजीली ऑफिस से अपने फ्लैट या घर तक कम्यूट कर सकते हो, तो ये एक सेफ्टी इशू आपको यहाँ नहीं होने वाली। अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग एंड चार्मिंग पार्ट जिसके लिए सीएसएस का बहुत ज्यादा क्रेज है, वो है ट्रेनिंग। तो भाई साहब ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी होती है सीएसएस वालों की, और जो ट्रेनर्स होते हैं वो A1 ट्रेनर्स होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। एंड बिलीव मी, मेरे जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस रहा है कि वो ना सिर्फ आपको काम के बारे में बताते हैं बल्कि लाइफ के बारे में बहुत चीजें बताते हैं। कुछ चीजें आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज इनवाइट कर देंगे कि लाइफ टाइम वो आपके साथ रहेगा। मैं ट्रेनिंग के ऊपर में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग के बारे में सारी बातें नहीं की जा सकती, वरना ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं जल्द आऊंगी एक ट्रेनिंग की वीडियो के साथ भी। तो गाइस आई
आई होप मैंने CSS से लेकर के बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे। या अभी भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है जो इम्पोर्टेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगी। एंड इन सब चीजों के बेस पर आप अब अच्छे से डिसीजन ले सकते हो कि आपको CSS लेना है या नहीं लेना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। विल मीट इन अनदर वीडियो सून। तब तक के लिए जय हिंद।